दोस्तों जरा सोचिए, एक गरीब लड़का जिसकी माँ मौत के बिस्तर पर पड़ी हो और पूरा गांव उससे मुंह मोड़ ले, तभी एक अनजान करोड़पति महिला आकर उसकी माँ की जान बचा दे और बिना अपना नाम बताए चली जाए। वो लड़का सालों बाद उस महिला का एहसान चुकाने उसके महल तक पहुंच जाए, लेकिन वहां उसका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि चोरी के इल्ज़ाम से हो। हथकड़ियाँ उसके हाथों की तरफ बढ़ रही हों और पूरी दुनिया उसे चोर कह रही हो। दोस्तों, उस महल की दीवारों के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसने ना सिर्फ उस लड़के की बल्कि उस करोड़पति महिला की भी पूरी दुनिया हिला दी। और फिर उस महल में जो हुआ वो सचमुच किसी ने नहीं सोचा था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी संगीता और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल संगीता कहानी कैप्सूल। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एहसान, ईमानदारी, साजिश और सच्चे प्यार की एक ऐसी दास्तान है जो आपके दिल को अंदर तक छू जाएगी। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, ताकि कहानी की शुरुआत भगवान के नाम से हो। चलिए दोस्तों, चलते हैं रामपुर गांव की उन कच्ची पगडंडियों पर जहां से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। दोस्तों, उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव था रामपुर। वही रामपुर जहां सुबह मुर्गे की बांग से होती थी और शाम मंदिर की आरती से। इसी गांव के सबसे किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था 22 साल का आरव और उसकी माँ सुशीला देवी। आरव के पिता एक मजदूर थे जो 5 साल पहले एक निर्माणाधीन इमारत से गिरकर इस दुनिया से चले गए थे। उस दिन के बाद से आरव ही अपनी माँ का बेटा भी था, सहारा भी और पूरी दुनिया भी। आरव पढ़ाई में बहुत अच्छा था दोस्तों। 12वीं में पूरे ब्लॉक में पहला स्थान आया था उसका। मास्टर जी कहते थे ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन गरीबी सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। पिता की मौत के बाद आरव को किताबें छोड़कर खेतों में मजदूरी पकड़नी पड़ी। दिन भर धूप में हड्डियाँ गलाता और शाम को जो 50-100 रुपये मिलते उनसे माँ के लिए आटा दाल ले आता। माँ अक्सर कहती, बेटा मेरी चिंता मत कर, तू अपने सपने मत छोड़। और आरव मुस्कुरा कर कहता, माँ तू ही तो मेरा सबसे बड़ा सपना है, तू ठीक रहेगी तो सब ठीक रहेगा। लेकिन दोस्तों, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस साल सावन के महीने में सुशीला देवी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पहले हल्का बुखार, फिर खांसी और फिर एक दिन ऐसा आया कि माँ बिस्तर से उठ ही नहीं पाए। आरव उन्हें गांव के छोटे से सरकारी अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच की और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने आरव को बाहर बुलाकर कहा, देखो बेटा, तुम्हारी माँ के दिल में तकलीफ़ है, यहाँ इसका इलाज मुमकिन नहीं। इन्हें फ़ौरन शहर के बड़े अस्पताल ले जाओ, ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसमें कम से कम 2 से 3 लाख रुपए लगेंगे। और हाँ, वक्त बहुत कम है, अगर 2-3 दिन में इलाज नहीं हुआ तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आप सोचिए, जिस लड़के की जेब में 100 रुपये भी पूरे ना हों, उसके सामने कोई 3 लाख की बात करे तो उस पर क्या बीतेगी। आरव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। माँ के पास गया, उनका माथा चूमा और बोला, माँ तू बिल्कुल फ़िक्र मत कर, मैं पैसों का इंतज़ाम करके आता हूँ, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तेरी कसम। और फिर दोस्तों, शुरू हुई वो दौड़ जो हर गरीब बेटे ने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी लगाई है। आरव सबसे पहले गांव के सरपंच के पास गया, हाथ जोड़कर बोला, सरपंच जी, मेरी माँ की जान का सवाल है, कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं मजदूरी करके एक एक पैसा चुका दूंगा। सरपंच ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा, देख छोरे, ज़माना ख़राब है, उधार दिया पैसा वापस नहीं आता, तू कोई ज़मीन जायदाद गिरवी रख तो सोचूं। आरव की आंखें भर आई, सरपंच जी, मेरे पास वो झोंपड़ी छोड़कर कुछ नहीं है
और उसमें मेरी बीमार माँ लेटी है। सरपंच ने मुंह फेर लिया। फिर आरव गांव के साहूकार के पास गया। साहूकार ने ब्याज की ऐसी दर बताई कि सुनकर रूह कांप जाए, और वो भी तब जब कोई जमानत हो। फिर वो अपने चाचा के घर गया, वही चाचा जिनके बेटे की फीस के लिए आरव के पिता ने कभी अपनी भैंस बेच दी थी। चाचा ने दरवाजे से ही कह दिया, अरे हमारी अपनी हालत ख़राब है, और वैसे भी बुढ़ापे में बीमारी तो लगी ही रहती है। भगवान का नाम लो। और दरवाज़ा बंद हो गया। दोस्तों, उस दिन आरव पूरे गांव में घूमा, हर दरवाजे पर गया, हर इंसान के आगे हाथ फैलाए। किसी ने बहाना बनाया, किसी ने ताना मारा, और किसी ने तो दरवाज़ा तक नहीं खोला। जिस गांव के लिए उसके पिता ने जिंदगी भर पसीना बहाया था, उसी गांव ने उनके बेटे को अकेला छोड़ दिया। शाम ढलते ढलते आरव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि अब रोने की ताकत भी नहीं बची थी। उसने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और बस इतना कहा, प्रभु, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी माँ को ये सज़ा क्यों? अगर तू है तो आज दिखा दे। दोस्तों, कहते हैं ना, जब इंसान हर दरवाजे से ठुकरा दिया जाता है, तब ऊपर वाला अपना दरवाज़ा खोलता है। और उस शाम रामपुर गांव में ऊपर वाले ने अपना दरवाज़ा खोला। एक सफ़ेद रंग की चमचमाती कार की शक्ल में गांव की कच्ची सड़क पर एक बड़ी सी सफ़ेद कार आकर रुकी। रामपुर जैसे गांव में ऐसी गाड़ी शायद ही कभी आई थी। बच्चे दौड़कर उसे घेरने लगे, बड़े दूर से झांकने लगे। दरअसल वो कार शहर जाते हुए रास्ता भटक गई थी और गांव के पास आकर उसका टायर खराब हो गया था। ड्राइवर टायर बदलने में लगा और कार का पिछला दरवाज़ा खुला। उसमें से उतरी एक महिला, उम्र कोई 45 साल, सादी लेकिन बेहद कीमती साड़ी, आंखों में गजब की शांति और चेहरे पर एक अलग ही तेज। वो महिला थी मीरा मल्होत्रा। कौन थी वो, ये तो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन उस वक्त गांव वालों के लिए वो बस एक बड़े घर की मैडम थी। मीरा जी पास के मंदिर की तरफ बढ़ी, शायद इंतजार के वक्त दर्शन कर ले, और तभी उनकी नज़र मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे उस लड़के पर पड़ी जो सिर झुकाए, हाथ जोड़े, पत्थर की तरह बैठा था। उसके फटे कपड़े, धूल से सने पैर और सूजी हुई आंखें, सब कुछ चीख चीख कर उसकी कहानी कह रहे थे। मीरा जी के कदम खुद ब खुद रुक गए। न जाने क्यों उस अनजान लड़के के चेहरे में उन्हें कुछ अपना सा दिखा। वो उसके पास गई और बेहद नरम आवाज़ में पूछा, बेटा क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? दोस्तों, पूरे दिन में पहली बार किसी ने आरव से इतने प्यार से पूछा था। और कहते हैं ना, जब कोई दिल से पूछता है तो टूटा हुआ इंसान बिखर जाता है। आरव की आंखों से आंसुओं का बांध टूट गया। उसने रोते रोते सब बता दिया, माँ की बीमारी, डॉक्टर की चेतावनी, 3 लाख रुपए और गांव के बंद दरवाजे। मीरा जी चुपचाप सुनती रही, उनकी आंखें भी नम हो गई। फिर उन्होंने बस एक सवाल पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? आरव उन्हें अपनी झोंपड़ी ले गया। मीरा जी ने सुशीला देवी को देखा, सांसें उखड़ रही थी, होठ नीले पड़ रहे थे। उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया। बाहर आकर ड्राइवर से बोली, रमेश, गाड़ी तैयार करो, हम अभी इसी वक्त शहर के सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं। और हाँ, डॉक्टर खुराना को फ़ोन लगाओ, कहो इमरजेंसी है। आरव हैरान रह गया, मैडम, लेकिन मेरे पास तो पैसे। मीरा जी ने उसकी बात बीच में ही काट दी और उसकी आंखों में देखकर बोली, बेटा, हर मदद पैसों से नहीं होती, कभी कभी इंसानियत भी काम आती है। और वैसे भी माँ सिर्फ तुम्हारी नहीं होती, माँ तो माँ होती है सबकी। दोस्तों, उस एक वाक्य में इतनी ममता थी कि आरव के हाथ अपने आप जुड़ गए। कुछ ही देर में सुशीला देवी उस कार में थी जो हवा से बातें करती हुई शहर की तरफ भाग रही थी। रास्ते भर आरव माँ का हाथ थामे बैठा रहा और मीरा जी बार बार फ़ोन पर अस्पताल में इंतज़ाम करवाती रही। सिटी हॉस्पिटल पहुँचते ही स्ट्रेचर तैयार था, डॉक्टरों की टीम तैयार थी। सुशीला देवी को सीधे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। बाहर बेंच पर आरव हाथ जोड़े बैठा रहा और उसके पास बैठी रही मीरा जी
जो खुद उससे भी ज़्यादा बेचैन दिख रही थी। आरव ने हिम्मत करके पूछा, मैडम आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हैं? आप तो मुझे जानती भी नहीं। मीरा जी ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से कहा, क्योंकि बेटा मैंने भी कभी किसी अपने को सिर्फ इसलिए खोया था क्योंकि सही वक्त पर मदद नहीं मिली थी। मैं वो दर्द जानती हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई और बेटा वो दर्द सहे। इतना कहकर वो चुप हो गई और आरव को उनकी आंखों में एक गहरा पुराना जख्म झलकता दिखा। 4 घंटे दोस्तों, पूरे 4 घंटे चला वो ऑपरेशन। और जब ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बुझी और डॉक्टर खुराना मुस्कुराते हुए बाहर आए तो उन्होंने बस इतना कहा, बधाई हो, ऑपरेशन कामयाब रहा। तुम्हारी माँ अब खतरे से बाहर है। बस सही वक्त पर ले आए, वरना। आरव वहीं ज़मीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, राहत के थे, शुक्राने के थे। वो भागकर मीरा जी के पास गया, उनके पैरों में झुकने लगा, लेकिन मीरा जी ने उसे कंधों से पकड़कर उठा लिया। पैरों में नहीं बेटा, दिल में जगह देनी है तो एक वादा करो। आरव ने रोते हुए कहा, जो कहेंगी वो वादा करूँगा। आपने मेरी माँ की जान बचाई है, ये एहसान मैं 7 जन्मों में नहीं भूल सकता। मीरा जी हल्का सा मुस्कुराई, बस इतना वादा करो कि ज़िंदगी में कभी किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाओगे। यही मेरा कर्ज है और यही उसकी वापसी। अगले दिन अस्पताल का सारा बिल चुकाकर अगले 3 महीने की दवाइयों का इंतज़ाम करवाकर मीरा जी जाने लगी। आरव दौड़ कर गया, मैडम कम से कम अपना नाम तो बता दीजिए, पता तो बता दीजिए, मैं ज़िंदगी भर आपकी पूजा करूँगा। मीरा जी कुछ पल रुकी, मुड़ी और मुस्कुरा कर बोली, नाम जानकर क्या करोगे बेटा? नेकी कर दरिया में डाल, बस अच्छा इंसान बनना, यही मेरी पहचान है और यही तुम्हारी पूजा। और वो सफ़ेद कार धूल उड़ाती हुई आंखों से ओझल हो गई, अपने पीछे छोड़ गई एक ठीक होती माँ और एक बेटा जिसके दिल में उस दिन एक दिया जल गया था, एहसान का दिया। दोस्तों, वक्त का पहिया घूमता रहा। सुशीला देवी धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गई। आरव दोगुनी मेहनत करने लगा, दिन में खेत, शाम को गांव के बच्चों को ट्यूशन। लेकिन उसके दिल में एक ही बात चलती रहती, वो देवी कौन थी, कहाँ मिलेगी, मैं उनका एहसान कैसे चुकाऊंगा। माँ अक्सर समझाती, बेटा उन्होंने कहा था ना, अच्छा इंसान बनो, बस वही बन जा, एहसान चुक जाएगा। लेकिन आरव का मन नहीं मानता था। वो कहता, माँ जिसने हमें ज़िंदगी दी उसके लिए दिल से दुआ तो रोज़ निकलती है, लेकिन एक बार, बस एक बार उनके सामने खड़े होकर धन्यवाद कहना है, एक बार उनके किसी काम आना है। और फिर दोस्तों, करीब 6 महीने बाद वो दिन आ ही गया। आरव गांव की चाय की दुकान पर बैठा था जब उसकी नज़र एक पुराने अखबार पर पड़ी। पहले पन्ने पर एक तस्वीर छपी थी और उस तस्वीर को देखते ही आरव के हाथ से चाय का गिलास छूटते छूटते बचा। वही चेहरा, वही शांत आंखें, वही तेज। तस्वीर के नीचे लिखा था, मुंबई के मशहूर उद्योगपति मीरा मल्होत्रा को मिला बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का सम्मान। मल्होत्रा ग्रुप की मालकिन, हजारों करोड़ की कंपनी। आरव की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस औरत ने बिना नाम बताए उसकी झोपड़ी में कदम रखा था, वो मुंबई की करोड़पति मीरा मल्होत्रा थी। उस रात आरव सो नहीं पाया। वो अखबार की कतरन सीने से लगाए छत ताकता रहा और सुबह होते होते उसने फैसला कर लिया। उसने माँ के पैर छुए और कहा, माँ मैं मुंबई जा रहा हूँ। माँ चौंक गई, मुंबई? पागल हो गया है क्या? इतना बड़ा शहर, वहाँ तेरा कौन है? आरव ने माँ के हाथ थामे। माँ, वहाँ वो है जिनकी वजह से आज तू मेरे सामने बैठी है। मैं वहाँ जाकर उनका एहसान चुकाऊंगा, नौकरी करूँगा, मेहनत करूँगा, एक एक पैसा जोड़ूंगा और उनके किसी काम आकर रहूँगा। माँ, कर्ज पैसों का हो तो पैसों से चुकता है, लेकिन जब कर्ज जिंदगी का हो तो जिंदगी लगाकर चुकाना पड़ता है। सुशीला देवी की आंखें भर आई। उन्होंने बेटे का माथा चूमा, अपने संदूक से एक पुराना रुमाल निकाला जिसमें कुछ मुड़े तुड़े नोट बंधे थे
और बेटे की हथेली पर रख दिए। जा बेटा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। बस एक बात याद रखना, बड़े शहर की चकाचौंध में अपनी ईमानदारी मत खोना। यही तेरे बाप की अमानत है और यही तेरी असली दौलत। दोस्तों, अगली सुबह आरव ने अपने कंधे पर एक पुराना झोला टांगा जिसमें 2 जोड़ी कपड़े, माँ के हाथ के बने लड्डू और वो अखबार की कतरन थी, और वो निकल पड़ा अपने सबसे बड़े सफ़र पर। रेलगाड़ी की खिड़की से पीछे छूटता गांव, खेत, मंदिर का कलश, सब कुछ धुंधला होता गया और आंखों के सामने बस एक ही चेहरा था, मीरा मल्होत्रा। पूरी रात के सफ़र के बाद जब ट्रेन मुंबई के स्टेशन पर रुकी तो आरव प्लेटफार्म पर उतरकर कुछ पल के लिए जड़ हो गया। इतनी भीड़, इतना शोर, इतनी ऊंची इमारतें, उसे लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। लेकिन उसने झोले को कसकर पकड़ा, आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, आरव, तू यहाँ घूमने नहीं आया, तू एक कर्ज चुकाने आया है और जब तक चुका नहीं देगा रुकेगा नहीं। दोस्तों, मुंबई ने पहले ही दिन आरव को अपनी असलियत दिखा दी। लोगों से पूछते पूछते वो मल्होत्रा हाउस के पते तक पहुंचा। शहर के सबसे पॉश इलाके में बना एक आलीशान महल, ऊंची दीवारें, बड़ा सा लोहे का गेट और गेट पर तैनात सख्त चेहरे वाले गार्ड। आरव ने गेट के पास जाकर विनम्रता से कहा, भाई साहब, मुझे मीरा मल्होत्रा जी से मिलना है। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। धूल भरे कपड़े, टूटी चप्पल, कंधे पर झोला, और ज़ोर से हंस पड़ा, मैडम से मिलना है? अरे, यहाँ रोज़ सैकड़ों लोग आते हैं, किसी को चंदा चाहिए, किसी को नौकरी, चल भाग यहाँ से। आरव ने गिड़गिड़ा कर कहा, भाई, मैं मांगने नहीं आया, मैं तो लौटाने आया हूँ। उन्होंने मेरी माँ की जान बचाई थी। गार्ड ने उसे धक्का दे दिया, बड़ा आया लौटाने वाला, चल फुट। दोस्तों, आरव उस दिन गेट के बाहर फुटपाथ पर ही बैठ गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो रोज़ सुबह गेट पर जाता, हाथ जोड़ता और रोज़ धक्के खाकर लौट आता। रात फुटपाथ पर कटती और पेट माँ के दिए लड्डुओं से भरता। जेब के पैसे ख़त्म होने लगे तो उसने पास की एक चाय की टपरी पर काम पकड़ लिया। बर्तन धोना, चाय पहुँचाना। टपरी वाले रहीम चाचा नेक दिल इंसान थे। उन्होंने आरव को टपरी के पीछे सोने की जगह दे दी। आरव दिन भर काम करता और शाम को मल्होत्रा हाउस के गेट के सामने खड़ा हो जाता, इस उम्मीद में कि शायद कभी वो सफ़ेद कार निकले और एक झलक ही मिल जाए। और फिर दोस्तों, एक शाम किस्मत ने अपना पहला पत्ता खोला। बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थी। आरव टपरी से चाय के गिलास लेकर पास के ऑफिस जा रहा था। तभी उसने देखा सड़क किनारे एक लड़की अपनी स्कूटी के पास परेशान खड़ी थी। स्कूटी बंद पड़ गई थी, बारिश तेज हो रही थी और तभी एक बाइक सवार झपट्टा मारकर उस लड़की का पर्स छीनकर भागा। लड़की चीख पड़ी, चोर पकड़ो। दोस्तों, आरव ने एक पल भी नहीं सोचा, चाय के गिलास वहीं रखे और नंगे पैर उस बाइक के पीछे दौड़ पड़ा। भीड़ भरी गली, फिसलती सड़क, लेकिन गांव के उस लड़के के फेफड़ों में खेतों की दौड़ बसी थी। उसने अगले मोड़ पर बाइक वाले की कॉलर पकड़ी, दोनों गिरे, हाथापाई हुई। आरव की कोहनी छिल गई, माथे पर चोट आई, लेकिन पर्स उसने छीन लिया। चोर भाग गया और आरव लंगड़ाता हुआ लौटा और पर्स लड़की की तरफ बढ़ा दिया। ये लीजिए आपका पर्स। वो लड़की अवाक उसे देखती रह गई। बारिश में भीगा, जख्मी, फटे कपड़ों वाला ये लड़का जिसने एक अनजान के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उसने कांपती आवाज़ में कहा, आपको चोट लगी है, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। और ये कुछ पैसे। उसने पर्स से नोट निकालने चाहे तो आरव ने हाथ जोड़ दिए। नहीं दीदी, माफ़ कीजिए, मदद का मोल लगा दिया तो वो मदद नहीं, सौदा हो जाएगी। किसी ने मुझे सिखाया है, नेकी कर दरिया में डाल। और वो मुड़कर अपनी चाय की टपरी की तरफ चल दिया, ये जाने बिना कि वो जिस लड़की की मदद करके जा रहा है उसका नाम है अनाया मल्होत्रा, मीरा मल्होत्रा की इकलौती बेटी। और वो लड़की बारिश में भीगती उस अजनबी को जाता देखती रही और उसके दिल में पहली बार किसी के लिए कुछ ऐसा महसूस हुआ
जिसका नाम वो खुद नहीं जानती थी। दोस्तों, अनाया घर पहुंची तो उसके जहन से वो चेहरा उतर ही नहीं रहा था। उसने ड्राइवर से पता करवाया तो मालूम चला कि वो लड़का पास की टपरी पर काम करता है और हैरानी की बात, रोज़ शाम उनके ही बंगले के गेट पर खड़ा रहता है। अगली शाम अनाया खुद गेट पर आई। आरव उसे देखकर चौंक गया। आप यहाँ? अनाया मुस्कुराई। ये मेरा घर है और तुम रोज़ यहाँ क्यों खड़े रहते हो? गार्ड कह रहे थे कई हफ्तों से आ रहे हो। आरव का दिल जोर से धड़का। आपका घर? तो क्या आप मीरा मैडम को जानती हैं? अनाया हंस पड़ी। जानती हूँ, वो मेरी माँ हैं। दोस्तों, आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने वही बारिश में भीगी उस सड़क पर अनाया को पूरी कहानी सुना दी। रामपुर, बीमार माँ, वो सफ़ेद कार, वो एहसान और अपनी कसम। अनाया सुनती रही और उसकी आंखें भीगती गई। उसे समझ आ गया कि ये लड़का बाकी दुनिया से क्यों अलग है। उसने कहा, माँ आजकल विदेश गई है, 2 हफ्ते बाद लौटेंगी, लेकिन तुम इतने दिन गेट पर खड़े रहोगे? ऐसा करो, हमारे बंगले में मालिक काका रिटायर हो रहे हैं। बगीचे के लिए एक ईमानदार आदमी चाहिए। करोगे काम? आरव को जैसे भगवान मिल गए। दीदी, मैं झाड़ू भी लगाऊंगा, मिट्टी भी ढोऊंगा, बस मुझे उस घर की सेवा करने दीजिए जिसने मेरी माँ को ज़िंदगी दी है। अनाया ने धीरे से कहा, एक शर्त है, मुझे दीदी मत कहना, मेरा नाम अनाया है। और दोस्तों, उस शाम मल्होत्रा हाउस का गेट पहली बार आरव के लिए खुला, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस महल के अंदर सिर्फ फूल नहीं, कांटे भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, मल्होत्रा हाउस में आरव की ज़िंदगी बदल गई। वो सुबह 4 बजे उठता, पूरे बगीचे को ऐसे संवारता जैसे मंदिर सजा रहा हो, पौधों से बातें करता, क्यारियों में गांव के फूल लगाता। नौकर चाकर भी उसकी सादगी और मेहनत के कायल हो गए। और अनाया को ना जाने क्यों रोज़ बगीचे में टहलने की आदत पड़ गई थी। कभी वो आरव से गांव की कहानियाँ सुनती, कभी उसे अंग्रेजी के शब्द सिखाती और कभी दोनों यूं ही चुपचाप गुलमोहर के नीचे बैठे रहते। दोस्तों, प्यार ऐसे ही तो होता है, बिना बताए, बिना जताए। अनाया ने एक दिन हंसकर पूछा, आरव, तुम्हारा सपना क्या है? आरव ने मिट्टी से सने हाथों से एक पौधा रोपते हुए कहा, सपना बस इतना है अनाया जी कि एक दिन आपकी माँ के सामने खड़ा होकर कह सकूं, देखिए, आपने जिस बेटे की माँ बचाई थी वो अच्छा इंसान बन गया। बस एहसान चुक जाए, फिर चैन से मर भी जाऊं तो गम नहीं। अनाया की आंखें छलक आए और दिल में वो एहसास और गहरा हो गया। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में जहाँ फरिश्ते होते हैं वहाँ शैतान भी होते हैं। मल्होत्रा हाउस में रहता था एक और शख्स, राघव मल्होत्रा, मीरा जी के स्वर्गीय पति का छोटा भाई, यानी मीरा जी का देवर। ऊपर से मीठा, अंदर से जहर। कंपनी में वो जनरल मैनेजर था, लेकिन उसकी नीयत हमेशा पूरी कंपनी और पूरी जायदाद पर थी। भाई की मौत के बाद उसे उम्मीद थी कि सब कुछ उसके हाथ आ जाएगा, लेकिन मीरा जी ने अपने हौसले से कंपनी को संभाला ही नहीं, 4 गुना बड़ा कर दिया। राघव अंदर ही अंदर जलता रहता और चुपचाप अपने खेल खेलता रहता। कंपनी के पैसों की हेरा फेरी, नकली बिल, गुप्त खाते, और अब उसकी नज़र थी एक बड़ी डील पर जिसके जरिए वो कंपनी के करोड़ों रुपए अपने विदेशी खाते में उड़ाने वाला था। राघव की शातिर आंखों ने बहुत जल्दी 2 चीज़ें भांप ली। पहली, अनाया और उस नए मालिक की नज़दीकियाँ, और दूसरी, ये लड़का जरूर से ज़्यादा ईमानदार है और ईमानदार लोग शैतानों के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर होते हैं। एक शाम राघव ने बगीचे में आरव को रोका, ए छोरे, औकात में रहना सीख, मालिकों की बेटी से दोस्ती, हैसियत देखी है अपनी? कल को ये महल तुझे निगलने का इल्ज़ाम ना लगा दे, इससे पहले दफ़ा हो जा यहाँ से। मैं 50,000 दूंगा, चुपचाप गांव लौट जा। आरव ने हाथ जोड़कर लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, छोटे मालिक, मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं, एक कर्ज चुकाने आया हूँ। और रही बात हैसियत की, तो मेरी माँ कहती है, इंसान की हैसियत उसकी जेब से नहीं, उसकी नीयत से आंकी जाती है। दोस्तों,
ये सुनकर राघव की आंखों में खून उतर आया। उसने मन ही मन ठान लिया, इस कीड़े को अब मैं ऐसे मसलूँगा कि ये महल ही इसे जेल भेज देगा। और फिर आया वो दिन जब मीरा जी विदेश से लौटने वाली थी। पूरा महल सजाया जा रहा था। आरव की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिरकार वो दिन आ गया था जिसके लिए उसने गांव छोड़ा था। उसने बगीचे से सबसे सुंदर फूल चुनकर एक गुलदस्ता बनाया, लेकिन दोस्तों राघव ने भी अपनी बिसात बिछा दी थी। उसने अपने खास गार्ड शंकर को बुलाया, अपनी सोने की हीरे जड़ी घड़ी उसके हाथ में रखी और फुसफुसाया, आज शाम जब वो माली मैडम से मिलने अंदर आएगा, ये घड़ी उसकी जेब में होनी चाहिए। बाकी का खेल मैं खेलूँगा। शाम हुई। मीरा जी की गाड़ियों का काफिला महल में दाखिल हुआ। पूरा स्टाफ लाइन से खड़ा था। आरव सबसे पीछे गुलदस्ता थामे धड़कते दिल से खड़ा था। मीरा जी एक एक करके सबसे मिलती आगे बढ़ रही थी और तभी भीड़ के धक्के के बहाने शंकर आरव से टकराया। अरे माफ़ करना भाई। और उसी पल किसी को भनक तक नहीं लगी और वो घड़ी आरव की जेब में सरक गई। आरव मीरा जी के ठीक सामने पहुंचने ही वाला था। उसके होठों पर शब्द तैयार थे, मैडम रामपुर याद है आपको? कि तभी राघव की गरजती आवाज़ ने पूरे माहौल को चीर दिया। रुको 1 मिनट, मेरी घड़ी, मेरी हीरे वाली घड़ी गायब है। अभी अभी मेरे हाथ में थी। इस महल में चोर घुस आया है। दोस्तों पूरा माहौल सन्न रह गया। राघव ने नाटक करते हुए कहा, कोई बाहर नहीं जाएगा, सबकी तलाशी होगी। भाभी आपके स्टाफ में कोई नया आदमी आया है क्या? और उसकी जहरीली नज़र सीधे आरव पर टिक गई। हाँ ये नया माली, इसी की तलाशी लो पहले। आरव हक्का बक्का रह गया। छोटे मालिक मैंने कुछ नहीं लिया, आप चाहे तो। लेकिन उसके बोलते बोलते शंकर ने उसकी जेबें टटोलनी शुरू कर दी। और दोस्तों अगले ही पल शंकर के हाथ में चमक रही थी वो हीरे जड़ी घड़ी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। नौकरानियों के मुंह से आह निकल गई और आरव के पैरों तले तो जैसे ज़मीन ही नहीं बची। उसकी आंखें फटी रह गई। ये मेरी जेब में कैसे? मैंने नहीं, भगवान कसम मैंने नहीं लिया, माँ कसम। राघव जहरीली मुस्कान के साथ बोला, हर चोर यही कहता है। भाभी देख लिया आपने, यही होता है जब सड़क से उठाकर लोगों को घर में रख लिया जाता है। अनाया तुम ही लाई थी ना इसे? देखो अपने ईमानदार माली को। अनाया की आंखों में आंसू थे। नहीं चाचू, आरव ऐसा नहीं कर सकता, मैं जानती हूँ उसे। राघव चिल्लाया, क्या जानती हो? 2 महीने में किसी की नीयत जान ली, सबूत सामने हैं। और फिर वो हुआ दोस्तों जिसका आरव को डर था। राघव ने फ़ोन उठाया, इंस्पेक्टर साहब मल्होत्रा हाउस से बोल रहा हूँ, एक चोर पकड़ा है रंगे हाथों। आरव मीरा जी की तरफ मुड़ा, हाथ जोड़े, आंखों में आंसू। मैडम आप तो मुझे पहचानिए। मैं, लेकिन दोस्तों किस्मत का खेल देखिए। 6 महीने में आरव का चेहरा बदल गया था। मुंबई की धूप में तपकर दाढ़ी बढ़ाकर वो गांव का मासूम छोरा कहीं खो गया था। और मीरा जी की ज़िंदगी में तो रोज़ सैकड़ों चेहरे आते थे। उन्होंने ध्यान से देखा, कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ याद कर पाती, राघव बीच में आ गया। भाभी आप थकी हुई हैं, अंदर चलिए, ये मामला मैं और पुलिस देख लेंगे। पुलिस आ गई दोस्तों। हथकड़ियाँ आरव के हाथों की तरफ बढ़ने लगी। अनाया रोते हुए चीखी, रुकिए 1 मिनट। सबकी नज़रें उसकी तरफ मुड़ी। अनाया ने कांपती लेकिन तेज आवाज़ में कहा, इस पूरे हॉल में, गेट पर, हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर आरव चोर है तो कैमरे में सब कैद होगा। फुटेज चलाइए अभी सबके सामने। राघव का चेहरा एक पल के लिए सफ़ेद पड़ गया। ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं, सबूत तो। लेकिन मीरा जी ने पहली बार अपनी वो सख्त आवाज़ निकाली जिसके लिए वो बिजनेस की दुनिया में मशहूर थी। ज़रूरत है राघव, मेरे घर में किसी को सज़ा बिना पूरे सच के नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी फुटेज चलाओ अभी। दोस्तों हॉल की बड़ी स्क्रीन पर फुटेज चलने लगी। सबकी सांसें थमी हुई थी। स्क्रीन पर दिखा स्टाफ की लाइन, मीरा जी का स्वागत, और फिर वो पल, भीड़ के धक्के के बहाने शंकर का आरव से टकराना, और साफ साफ, बिल्कुल साफ,
शंकर का हाथ आरव की जेब में कुछ सरकाते हुए हॉल में जैसे बिजली गिर गई। नौकरानियों के मुंह से चीख निकल गई। अनाया ने मुठियाँ भींच ली। पुलिस इंस्पेक्टर ने शंकर की कॉलर पकड़ ली। सच बोल, किसके कहने पर किया? शंकर थर थर काँपने लगा। उसकी नज़रें बार बार राघव की तरफ जा रही थी और आखिरकार वो टूट गया। मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे छोटे मालिक ने, राघव सर ने कहा था। घड़ी उन्हीं की थी, प्लान उन्हीं का था। दोस्तों, पूरे हॉल की नज़रें अब राघव पर थी। मीरा जी की आंखों में अविश्वास और दर्द था। राघव, ये सच है? तुमने एक बेकसूर को चोर बनाने की साजिश की। क्यों? इस गरीब लड़के ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और दोस्तों, यहाँ राघव ने वो चाल चली जो सांप हमेशा चलते हैं। वो हंसा, जोर से हंसा और बोला, बिगाड़ा? भाभी, मैं इस घर को बचा रहा था। ये लड़का कोई माली वाली नहीं है। ये एक फ्रॉड है। महीनों से हमारे गेट के चक्कर काट रहा था। फिर अनाया को फंसाया, घर में घुसा। पूछिए इससे ये यहाँ आया क्यों है। और भाभी, असली खेल तो अभी आपने देखा ही नहीं। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला, कुछ बटन दबाए और अगले ही पल पूरे महल में सायरन गूंज उठा। कंपनी का इमरजेंसी अलर्ट। मीरा जी के फ़ोन पर ताबड़तोड़ मैसेज आने लगे। उनकी सेक्रेटरी दौड़ती हुई आई। मैडम, गजब हो गया। कंपनी के मेन अकाउंट से 50 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हो रहे हैं किसी अनजान खाते में। सिस्टम हैक हो गया है। राघव चीखा। देखा भाभी, यही है असली चोर। घड़ी तो मैंने इसलिए इसकी जेब में डलवाई थी ताकि ये पकड़ा जाए, क्योंकि मुझे पहले से शक था ये यहाँ जासूसी करने आया था। पकड़ो इसे। ये 50 करोड़ इसी के गैंग का काम है। दोस्तों, आरव का दिमाग सुन पड़ गया। एक इल्ज़ाम से बरी हुआ नहीं कि दूसरा उससे 1000 गुना बड़ा इल्ज़ाम सिर पर आ गिरा। पुलिस फिर उसकी तरफ बढ़ी। अनाया चीखती रही और आरव ने बस एक बार ऊपर देखा और बुदबुदाया, हे भगवान, ईमानदारी का ये इम्तिहान कब ख़त्म होगा। लेकिन दोस्तों, ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। मीरा मल्होत्रा, वो औरत, यूं ही हजारों करोड़ की कंपनी नहीं चला रही थी। उन्होंने हाथ उठाया। रुको, कोई किसी को हाथ नहीं लगाएगा। पूरा हॉल थम गया। उन्होंने ठंडी धारदार आवाज़ में कहा, राघव, एक बात मुझे समझाओ। हमारी कंपनी के मेन अकाउंट का ट्रांसफ़र एक्सेस सिर्फ 3 लोगों के पास है। मेरे पास, हमारे CFO के पास और तुम्हारे पास। ये गांव का माली जिसने ज़िंदगी में कभी कंप्यूटर नहीं छुआ, वो 50 करोड़ कैसे ट्रांसफ़र करेगा? राघव के माथे पर पसीना छलक आया। भाभी, ये सब हैकर लोग, इनके गैंग होते हैं। मीरा जी ने अपनी सेक्रेटरी से कहा, IT हेड को फ़ोन लगाओ। ट्रांसफ़र जिस डिवाइस से हो रहा है उसकी लोकेशन ट्रेस करो, अभी मेरे सामने स्पीकर पर। दोस्तों, अगले 10 मिनट उस महल के सबसे लंबे 10 मिनट थे। स्पीकर पर IT हेड की आवाज़ गूंजी, मैडम, ट्रांसफ़र रोक दिया गया है और लोकेशन ट्रेस हो गई है मैडम। ये ट्रांसफ़र बाहर से नहीं, महल के अंदर से हो रहा है। डिवाइस ID बता रही है। ये राघव सर का पर्सनल लैपटॉप है और उनके सीक्रेट पासवर्ड से लॉगिन हुआ है। और मैडम, एक बात और, पिछले 2 सालों में इसी लैपटॉप से छोटे छोटे करके 23 करोड़ रुपए अलग अलग बेनामी खातों में जा चुके हैं। सारा रिकॉर्ड मेरे सामने है। दोस्तों, सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा कि सुई गिरे तो धमाका लगे। मीरा जी धीरे धीरे मुड़ी। उनकी आंखों में आंसू भी थे और अंगारे भी। 23 करोड़, राघव, जिस भाई की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, तभी से तुम उसके खून पसीने की कमाई को दीमक की तरह चाट रहे हो। और आज तुमने आखिरी दांव खेला, 50 करोड़ उड़ाकर इल्ज़ाम इस बेकसूर पर डालने का, ताकि एक तीर से 2 शिकार हो जाएं। राघव के चेहरे से नकाब उतर चुका था। पहले वो गिड़गिड़ाया और जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसका असली शैतान बाहर आ गया। वो चीखा, हाँ किया मैंने। ये कंपनी मेरे भाई की थी, इस पर मेरा हक था। तुम कौन होती हो मालकिन बनने वाली? और ये गंदा माली, ये सड़क का कीड़ा। वो गुस्से में आरव की तरफ झपटा, लेकिन आरव नहीं हिला। वो चट्टान की तरह खड़ा रहा और बस इतना बोला,
छोटे मालिक, मेरी माँ कहती है बेईमानी की इमारत चाहे कितनी ऊंची हो, उसकी नींव हमेशा खोखली होती है। आज आपकी इमारत गिर गई और मुझे आप पर गुस्सा नहीं, तरस आ रहा है। पुलिस ने राघव और शंकर को हथकड़ियाँ पहना दी और जाते जाते राघव की वो नफ़रत भरी नज़र आरव कभी नहीं भूला। दोस्तों, तूफान गुजर चुका था, हॉल खाली हो चुका था। मीरा जी सोफे पर बैठी थी, थकी हुई, टूटी हुई। अपनों का धोखा दोस्तों दुश्मन के वार से ज़्यादा गहरा लगता है। तभी उनकी नज़र सामने खड़े आरव पर पड़ी, जो अब भी हाथों में वही गुलदस्ता थामे खड़ा था। मुरझाया हुआ गुलदस्ता, लेकिन नीयत अब भी उतनी ही ताज़ी। मीरा जी ने भरी आंखों से कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो। मेरे घर ने, मेरे अपनों ने तुम्हें बहुत दुख दिया। मांगो, आज जो मांगोगे दूंगी। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा, गुलदस्ता उनके चरणों के पास रखा और हाथ जोड़कर बोला, मैडम मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक सवाल का जवाब चाहिए। उसकी आवाज़ कांपने लगी। मैडम, आपको रामपुर याद है? वो टूटी झोंपड़ी, वो बीमार माँ, वो लड़का जो मंदिर की सीढ़ियों पर हारा हुआ बैठा था, जिसकी माँ को आपने अपनी सफ़ेद कार में शहर ले जाकर नई जिंदगी दी थी और जाते हुए बस इतना कहा था, नाम जानकर क्या करोगे, अच्छा इंसान बनना। दोस्तों, मीरा जी की आंखें फैलती चली गई। वो धीरे धीरे उठी, कांपते कदमों से आरव के पास आई, उसके चेहरे को गौर से देखा और अचानक उनके मुंह से निकला, आरव, रामपुर वाला आरव। और आरव फूट फूट कर रो पड़ा, जी मैडम, वही आरव जिसकी माँ आज जिंदा है तो सिर्फ आपकी वजह से। मैं आपका एहसान चुकाने आया था मैडम। 6 महीने से आपके दरवाजे पर खड़ा था, आपके बगीचे की मिट्टी में अपना पसीना बोता रहा। सोचा था जिस दिन आप लौटेंगी आपके सामने खड़ा होकर कहूँगा, देखिए आपका दिया हुआ जीवन बेकार नहीं गया, लेकिन किस्मत ने मुझे आपके सामने चोर बनाकर खड़ा कर दिया। मीरा जी ने आगे बढ़कर उस मिट्टी से सने लड़के को अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, वो करोड़पति महिला जिसके एक इशारे पर सैकड़ों अफसर दौड़ते थे, वो एक गरीब माली को सीने से लगाकर बच्चों की तरह रो रही थी। पगले, एहसान चुकाने आया था। अरे तूने तो आज वो कर दिया जो मेरे अपने खून वाले नहीं कर पाए। तूने मेरी आंखें खोल दी, मेरी कंपनी बचा ली, मेरा भरोसा बचा लिया। जानता है, आज अगर तेरी वजह से ये फुटेज वाली बात नहीं खुलती तो राघव का ये खेल सालों और चलता और एक दिन मुझे और अनाया को सड़क पर ला देता। बेटा, एहसान तूने चुकाया नहीं, ब्याज समेत लौटा दिया। और दूर सीढ़ियों पर खड़ी अनाया दुपट्टे से अपने आंसू पोंछ रही थी और उसके दिल में उस लड़के के लिए इज्जत और मोहब्बत दोनों आसमान छू रहे थे। दोस्तों, उस दिन के बाद मल्होत्रा हाउस में आरव माली नहीं रहा, घर का बेटा बन गया। मीरा जी ने उसे ज़बरदस्ती कंपनी में काम सिखाना शुरू किया। पढ़ा लिखा है तू, ब्लॉक में फर्स्ट आया था, अब मेरी निगरानी में काम सीखेगा। आरव ने दिन रात एक कर दिया। जो लड़का खेतों का हिसाब रखता था वो बही खातों का जादूगर निकला। 6 महीने में उसने कंपनी के छोटे कर्मचारियों की ऐसी ऐसी परेशानियां सुलझाई कि लोग उसे छोटे मालिक नहीं, अपना आरव भैया कहने लगे। और मीरा जी ने सुशीला देवी को भी गांव से मुंबई बुला लिया। दोस्तों, वो दृश्य जब सुशीला देवी ने मीरा जी को देखा, 2 माएँ गले लगकर रोई। एक ने कहा, आपने मेरे बेटे को ज़िंदगी दी। दूसरी ने कहा, और आपके बेटे ने मुझे जीने की वजह दी। और अनाया, दोस्तों, अनाया और आरव की मोहब्बत अब किसी से छिपी नहीं थी। वो शामें जब दोनों छत पर बैठकर चाय पीते, अनाया कहती, आरव, तुम्हें पता है मैंने बड़े बड़े अमीर लड़के देखे हैं, लेकिन अमीरी क्या होती है ये तुमसे सीखा। जिस दिन बारिश में तुमने मेरा पर्स लौटाकर पैसे लेने से मना किया था, उसी दिन मेरा दिल तुम्हारे पास गिरवी हो गया था। और आरव शर्मा कर कहता, अनाया जी, मैं आज भी वही गांव का लड़का हूँ। आपके और मेरे बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अनाया उसकी हथेली थाम कर कहती, फ़र्क? हाँ है फ़र्क। तुम ज़मीन हो और मैं वो बीज जो तुम्हारे बिना कभी खिल ही नहीं सकता। एक शाम दिवाली की रात जब पूरा महल दियों से जगमगा रहा था,
मीरा जी ने सबके सामने आरव को बुलाया। बोली, आरव, मैंने ज़िंदगी में सब कुछ कमाया, दौलत, शोहरत, इज्जत, लेकिन एक बेटा नहीं कमा पाई थी। वो तूने मुझे बनकर दिखा दिया। आज मैं इस महल की सबसे कीमती चीज़ तुझे देना चाहती हूँ। आरव घबरा गया। मैडम, मुझे कुछ नहीं। मीरा जी मुस्कुराई और अनाया का हाथ आरव के हाथ में रख दिया। मेरी अनाया इसे संभालेगा। एक माँ को वचन दे कि जैसे तूने अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ा, वैसे मेरी बेटी को भी कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने झुककर मीरा जी के पैर छुए और कहा, मैडम, एहसान चुकाने आया था। आपने तो मुझे अपना सब कुछ दे दिया। अब ये ज़िंदगी, ये सांसें सब इस परिवार की अमानत हैं। और सुशीला देवी ने आगे बढ़कर अनाया के सिर पर हाथ रखा। आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। उस रात दोस्तों, मल्होत्रा हाउस के आंगन में सिर्फ दिए नहीं जले, 4 दिलों की दुनिया रोशन हो गई। कुछ महीनों बाद आरव और अनाया की शादी हुई, लेकिन जानते हैं कहाँ? किसी 5 स्टार होटल में नहीं, रामपुर गांव के उसी मंदिर के आंगन में जिसकी सीढ़ियों पर कभी आरव हारा हुआ बैठा था। पूरा गांव हैरान था। वही सरपंच, वही चाचा, वही साहूकार, सब हाथ जोड़े खड़े थे। लेकिन आरव ने किसी से कोई हिसाब नहीं मांगा। उसने भरी पंचायत में बस इतना कहा, गांव वालों, मैं शिकायत लेकर नहीं, धन्यवाद लेकर आया हूँ। अगर उस दिन आपके दरवाजे खुल जाते तो शायद मुझे वो फरिश्ता कभी नहीं मिलता जिसने मुझे सिखाया कि बंद दरवाज़ों से नफ़रत मत करो, बस खुद एक खुला दरवाज़ा बन जाओ। और उसी दिन आरव और मीरा जी ने रामपुर में नींव रखी, सुशीला मीरा सेवा सदन की। एक ऐसा अस्पताल जहाँ किसी गरीब से इलाज के पैसे नहीं मांगे जाते, बस एक वचन लिया जाता है, जब तुम सक्षम बनो तो किसी और ज़रूरतमंद का सहारा बन जाना। दोस्तों, आज उस बात को सालों बीत गए। आरव आज मल्होत्रा ग्रुप का डायरेक्टर है, लेकिन आज भी हर रविवार वो सेवा सदन में खुद मरीजों के बीच बैठता है। और जब कोई गरीब हाथ जोड़कर पूछता है, साहब, ये एहसान कैसे चुकाऊंगा, तो आरव मुस्कुराकर वही जवाब देता जो कभी एक सफ़ेद कार वाली देवी ने उसे दिया था, नाम जानकर क्या करोगे, बस अच्छा इंसान बनना, यही काफ़ी है। तो दोस्तों, देखा आपने, एहसान सिर्फ लौटाने के लिए नहीं होते, एहसान इंसान को बदलने के लिए होते हैं। मीरा जी ने उस दिन सिर्फ एक माँ की जान नहीं बचाई थी, उन्होंने नेकी का एक बीज बोया था जो आज हजारों जिंदगियों का पेड़ बन चुका है। और आरव ने साबित कर दिया कि गरीब की जेब खाली हो सकती है, लेकिन अगर नीयत साफ़ हो तो वो बड़े से बड़ा कर्ज चुका सकता है, ईमानदारी से, वफादारी से और इंसानियत से। याद रखिए दोस्तों, ज़िंदगी हर रोज़ हमें 2 मौके देती है, किसी का सहारा बनने का या किसी को नज़रअंदाज करने का। फैसला हमेशा हमारे हाथ में होता है। तो अगली बार जब कोई ज़रूरतमंद आपके दरवाजे पर आए तो एक पल के लिए सोचिएगा ज़रूर, कहीं ऊपर वाला आपका इम्तिहान तो नहीं ले रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? क्या आपकी आंखें भी नम हुई? कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको सबसे ज़्यादा किसका किरदार पसंद आया? एहसान चुकाने वाला आरव, फरिश्ता बनकर आई मीरा जी, या सच के लिए खड़ी होने वाली अनाया? और हाँ, ये भी लिखिए, क्या आपकी ज़िंदगी में भी कभी कोई अनजान फरिश्ता आया है? आपके कमेंट्स मैं खुद पढ़ती हूँ। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे परिवार में नए हैं तो संगीता कहानी कैप्सूल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली सच्ची और इमोशनल कहानियाँ लेकर मैं आपकी संगीता रोज़ हाजिर होती हूँ। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, अच्छा इंसान बनिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी दौलत है। जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।